नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के पद्य भाग में संकलित गज़ल। गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। गज़ल विधा का पूरा श्रेय दुष्यंत जी को ही जाता है। उनके द्वारा रचित इस गज़ल में राजनीति में क्या चल रहा है और समाज में क्या चल रहा है, राजनीति और समाज के मध्य जो चल रहा है उसे खारिज कर यानी उसको हटाकर एक नए विकल्प की तलाश करना है। प्रस्तुत गज़ल में कवि क्या कहते हैं? कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तय का अर्थ है निश्चित, चिराग का अर्थ है दिया और मयसर का अर्थ है उपलब्ध होना। यहाँ पर कवि आजाद भारत में उन राजनेताओं के बारे में कहता है जिन्होंने भारतीय जनता से कुछ वायदे किए थे कि उन्होंने प्रत्येक घर में रोशनी करने का वायदा किया था, प्रत्येक घर में दिया जलाने का वायदा किया था। यहाँ वायदा सुख सुविधाओं का, चिराग सुख सुविधाओं का प्रतीक है। यानी जो राजनेता थे वो प्रत्येक घर को सुख सुविधाएं जुटाने का वायदा कर रहे थे। वास्तव में राजनेताओं के वायदे एक कागजी वायदे होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, कि पूरे शहर के लिए भी रोशनी उपलब्ध नहीं कराई, कि उनके जो वायदे थे उनमें पूरे शहर को सुख सुविधाएं देना, दूसरों के कष्ट दूर करना, प्रत्येक घर के लिए वो रोशनी देने का वायदा कर रहे थे, परंतु वास्तव में पूरे शहर के लिए भी रोशनी नहीं मिली। चलो यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। दरख्त का अर्थ है पेड़, साए का अर्थ है छाया और धूप रोशनी। उम्र भर के लिए, पूरी उम्र के लिए, ता उम्र के लिए। अब यहाँ कवि ने बताया है कि जो आम आदमी है जिनसे राजनेताओं ने वायदे किए थे सुख सुविधाएं देने के, उनके घर में रोशनी करने के, जब उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिले तो वो निराश हो गए और उन्होंने कहा कि यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है। दरख्त यानी पेड़। दरख्त यहाँ पर बड़ी बड़ी उन संस्थाओं के लिए है जो आम लोगों का शोषण करते हैं। तो यहाँ आम जन कहता है कि यहाँ तो पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, यानी छाया जो सुकून और शांति का प्रतीक है, परंतु वास्तव में इन पेड़ों की छाया में भी उन्हें धूप का एहसास होता है, यानी उन्हें कष्ट और पीड़ा तथा यातनाएं ही मिलती हैं। तो यहाँ पर कवि ने दो विरोधी स्थितियों को दर्शाया है कि दरख्तों के साए में धूप लगना, दरख्त की छाया जो है उससे छाया मिलती है, लेकिन यहाँ कवि कहता है कि उस छाया में भी धूप लग रही है। तो ये दोनों विरोधी स्थितियां यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और इसी कारण से जो आम जनता है वो निराश हो गई है, दुखी है, उनके कष्ट दूर नहीं हुए हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसी भ्रष्टता को लेकर जो लोग हैं वो वहाँ से चले जाना चाहते हैं, उम्र भर के लिए कहीं और जाना चाहते हैं। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। अब यहाँ पर कवि ने बताया है
कि समाज में आम जन की ऐसी नियति हो गई है कि उन्हें जो भी स्थिति मिलती है वे उसी में जीवन जीने के आदी पड़ जाते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, कि अगर उन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, कमीज नहीं मिलती, तो वो अपने पाँव से पेट को ढकने का प्रयास करते हैं। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि जो भी है उसी में सब्र कर वे अपना जीवन बिता लेने की कोशिश करते हैं। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। मुनासिब का अर्थ है उपयुक्त। अब कवि ये लोग कहकर उन लोगों की ओर संकेत करता है जो चारों तरफ फैले हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते, बल्कि उसी में जीने के आदी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कवि कहता है कि जिंदगी के इस सफ़र के लिए ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं, कि जो शोषित लोग हैं, जो राजनेता हैं, जिनका कि कुशासन है, उस कुशासन से लोग दुखी तो हैं परंतु उसके विरुद्ध कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहते, और ऐसे लोग ही इस जीवन रूपी सफ़र के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से ही इन नेताओं का जो शासन है वो आगे तक चलता है। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब कवि कहता है कि इन लोगों के लिए खुदा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि खुदा भी इनके लिए एक कल्पना है, और ऐसे लोगों के लिए जो उनकी कल्पना है, उनका जो ख्वाब है, वही उनके लिए एक हसीन यानी सुंदर नज़ारा है, सुंदर दृश्य है। तो उस सुंदर दृश्य को ही देखकर वो जीवन जीते हैं। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त, कि ऐसे लोग जो विद्रोह नहीं करते, जो आवाज़ नहीं उठाते, वे लोग उन राजनेताओं को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनको पूरी तसल्ली है। वो सोचते हैं कि ये राजनेता जिनका कि पत्थर हृदय है, ये पिघल नहीं सकता, भले ही वो कितनी भी कोशिश कर ले। परंतु इसके विपरीत मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि जो है वो बेकरार है, बेचैन है कि ये लोग आवाज़ उठाएं और इनकी आवाज़ का जो असर है वो दिखाई दे। कवि जो है उस कुशासन को एक सुशासन में बदलने की कोशिश करना चाहता है। वो चाहता है कि आम आदमी जो है कुशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, एक क्रांति शुरू करे, जिसका असर इन राजनेताओं पर हो, इनके शासन पर हो, इनका तख्ता पलट हो। तेरा निज़ाम है जुबान सिलदे शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निज़ाम शासक, जुबान आवाज़, सिलदे सिलाई कर दे, और शायर कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। एहतियात होता है सावधानी बरतना, और बहर का अर्थ है छंद। अब यहाँ कवि कहता है कि जो ये शासक लोग हैं, ये शायर की भी आवाज़ को बंद कर सकते हैं, क्योंकि कवि यानी शायर जो है वही है जो इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अपनी कलम चलाता है, समाज में जो घट रहा है आम आदमी को उसका आईना दिखाकर उन्हें जागरूक करना चाहता है। परंतु जो शासक लोग हैं उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं जो शायर है आम लोगों के अंदर विद्रोह ना जगा दे, उन्हें क्रांति करने के लिए विवश ना कर दे। तो कवि यहाँ कहता है कि जिस तरह से छंद के बंधन के लिए सावधानी जरूरी है, उसी तरह से इन लोगों के लिए, जो लोग हैं जो कि ऐसा जीवन जीने के आदी हो गए हैं, वे भी चुप रहें और
जो शायर होते हैं, जो कवि होते हैं, वे उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं कि जैसे छंद के लिए बंधन की जरूरत होती है, वैसे ही जो उनका कुशासन है उसको कायम रखने के लिए कवि की आवाज़ को बंद करना भी जरूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ गुलमोहर एक फलदार वृक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गुलमोहर स्वदेश के लिए भी है और मानवीय मूल्यों के लिए भी है। तो कवि कहता है कि अगर जिए तो अपने ही बगीचे के गुलमोहर के नीचे जिए, और अगर किसी अन्य, गैर होता है अन्य, किसी अन्य की गलियों में भी मरना पड़े तो सिर्फ अपने गुलमोहर के लिए, यानी मानवीय मूल्यों को कायम रखने के लिए ही जीवन जीना चाहिए। अब इसके काव्य सौंदर्य पर नजर डालते हैं। कवि ने उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। गज़ल अपने आप में एक विधा है। इसके शेरों को कहीं किसी भी क्रम में रखें तो उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। और यहाँ पर कवि ने विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार आदि का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। और गज़ल छंद है और यहाँ कवि ने क्रांति की आवाज़ छेड़ने के लिए आम लोगों को संकेत दिया है, उन्हें जागरूक